हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था अबाउट बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, इसमें हमें मेजर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या जरूरत है बिजनेस लॉ को जानने की। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में देखा था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझा था, कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में बहुत जरूरी है, तो ये सब हमने समझा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में डिटेल में समझा था हमने। इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, कैसे डिवाइडेड है वो समझा था, इसकी स्कीम समझी थी, इसके बेसिक अजम्पशंस हमने देखे थे। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक जो कह लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसकी डिफिनीशन जो दी गई थी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने वो पिछले लेक्चर में समझा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको डिटेल में बताऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी कहेंगे जब उसमें 10 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो 10 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में है तभी हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आने वाले लेक्चर में हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे देख लीजिए। ये वो 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख मतलब जनवरी 2025 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पे उनको आइडिया नहीं है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार चाहे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। बट एक बात और है कि ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जनवरी 2025 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसकी डिफिनीशन देखिए। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं वो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2H में बताया गया है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक अग्रीमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक अग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। ठीक है, ये एक समझौता है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबल है, यानी कानूनी तौर पे इन्होंने जो अग्रीमेंट किया है, इन्होंने जो समझौता किया है, इन्होंने जो प्रॉमिस किया है, ये इनको कानूनी तौर पे फॉलो करना ही है, वो इन्फोर्सेबल है। इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये बताया गया है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो बहुत छोटी सी डिफिनेशन है कि ये एक अग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये भी लिखिएगा इट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट, अब एक बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहां देखिए मैं लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज एन अग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि इन पे लीगल ऑब्लिगेशन हो। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कानूनी ऑब्लिगेशन हो, यानी इनमें से कोई भी पार्टी जो है अब पीछे नहीं हट सकती। अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी ट्रेड को लेके, बिजनेस को लेके, या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्हें फुलफिल करना है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट सकती है। इन पे क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानूनी तौर पे अब उन्हें वो बात फॉलो करनी ही है, या जो काम करना है या जो पेमेंट करना है वो अब करना ही है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अब ये जो डिफिनीशन अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये जो छोटी सी डिफिनीशन है इसको देख के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यानी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली कि देयर इज एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देयर इज एन अग्रीमेंट। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानूनी तौर पे फॉलो करना ही है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगर पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये हैं। पहला क्या है, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। एंड दूसरा क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है, यानी दोनों पार्टी पे लीगल ऑब्लिगेशन होता है, कानूनी ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें फॉलो करना ही है। तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब ये अग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज एन अग्रीमेंट। तो हिंदी में बात करें अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, अग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। ठीक है, दो पार्टी के बीच में जो समझौता हो रहा है दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ठीक, देखिए अब सेक्शन, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में बताया गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। यानी दो पार्टीज के बीच में कोई भी प्रॉमिस हो या कोई सेट ऑफ प्रॉमिस हो, किसी कंसीडरेशन को लेके फॉर ईच अदर, अभी मैं कंसीडरेशन का मतलब बताऊंगी। ठीक है, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉमिस हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में कोई भी प्रॉमिस हो रहा है कि हम आपके लिए इतने का पेमेंट करेंगे। सपोज करिए ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है, बायर ने कहा कि मैं आपको इतने रुपीस पर केजी के हिसाब से पेमेंट करूंगा, उसके बदले में आप मुझे इतने किलो के 10 बैग चावल का या गेहूं का डिलीवर करेंगे, चावल का सपोज करिए डिलीवर करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉमिस हुआ ना, एक अग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज के बीच में। तो दिस इज एन अग्रीमेंट, यही अग्रीमेंट होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी कुछ, कोई ऑब्जेक्ट, कोई लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कोई एक्ट होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए ये करेगी, उसके बदले में ये पार्टी इसको इतना पेमेंट करेगी। तो वही लिखा है, कोई प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो दो पार्टीज के बीच में किसी कंसीडरेशन को लेके, तो उसी को कहते हैं अग्रीमेंट। यानी बेसिकली जो प्रॉमिस होता है ना, इट इज एन अग्रीमेंट। ठीक, अब ये जो, अब सवाल आता है कि प्रॉमिस क्या होता है। देखिए, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, इसने जो प्रपोजल दिया इसको, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेना, देन इट बिकम अ प्रॉमिस, तब ये प्रॉमिस हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है, इसने इसको प्रपोजल दिया कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं तुमसे 100 बैग राइस का खरीदूंगा। ठीक है, ये इसने, ये बायर है, ये इसने प्रपोजल दिया इसको। अब सेलर को अगर ये रेट ठीक लग रहा है, प्लस सेलर के पास अगर 100 बैग राइस है, तब वो इस प्रपोजल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है देन इट बिकम अ प्रॉमिस, तब ये एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, बायर ने जो भी इसको प्रपोजल दिया, ये एग्जाम्पल है केवल, बायर ने इसको जो भी प्रपोजल दिया है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस ही क्या होता है, अग्रीमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए, कोई प्रपोजल दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को लिखती हूँ। ये जो प्रपोजल दिया गया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ प्रपोजल दिया, कुछ प्रस्ताव दिया। जब वो प्रस्ताव एक्सेप्ट कर ले, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं तुम्हें ये काम करके दे दूंगा, हमें वो 1 हफ्ते बाद ये फर्नीचर बना के देना है, और ये इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं फर्नीचर बना के दे दूंगा। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर ले तो इट बिकम अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस बनता है। एंड प्रॉमिस ही क्या होता है, प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, वही समझौता है दो पार्टी के बीच में। ठीक है, एंड यही अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल हो, तो वो क्या बन जाता है, वही बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कहानी समझ में आ रही है। देखिए, कोई प्रपोजल, कोई प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर ले, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन गया प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस ही क्या होता है, प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट, प्रॉमिस ही अग्रीमेंट होता है। एंड अग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन जोड़ दिया जाए,
अग्रीमेंट में जब लीगल, मैं केवल इनिशियल लिख रही हूं, अग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहां में लिखा है अग्रीमेंट देयरफॉर कम इनटू एग्जिस्टेंस, तब जो प्रॉमिस हुआ यानी अग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस कब होता है, जब एक पार्टी कुछ प्रपोजल करे और दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक, तो दिस इज अग्रीमेंट। अब एक बात है, अग्रीमेंट के दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अगर दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें दो चीजें तो होंगी, क्या, टू और मोर पर्सन, या दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। कोई अपने साथ ही तो अग्रीमेंट कर नहीं सकता है ना, ठीक है, मैं अपने साथ ही कुछ अग्रीमेंट कर लूं ऐसा तो जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अग्रीमेंट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला क्या है, देयर शुड बी टू और मोर देन 2%, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए अग्रीमेंट के लिए। एंड दूसरा क्या है, कंसेंसस एड इडेम। देखिए कंसेंसस एड इडेम, इसका मतलब क्या है, कंसेंसस मतलब सहमति। ठीक है, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट तभी होगा जब इनकी आपस में सहमति बनेगी किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके। यानी इसने कहा कि मुझे 10 किलो राइस खरीदना है, ठीक है, एंड ये सेलर जो है जब इस बात को सहमत होगा इस सब्जेक्ट मैटर पे कि इसको 10 किलो राइस मेरे से खरीदना है इस रेट पे, तो जब इस सब्जेक्ट मैटर पे सहमति बनेगी तभी अग्रीमेंट होगा। तो वही अग्रीमेंट के लिए दो चीजें जरूरी है, दो या दो से ज्यादा लोग हों एंड वो लोग अग्री हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट में इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम, यानी सेम समय पे सेम सेंस में अगर वो सब्जेक्ट मैटर को लेके अग्री होते हैं तभी होता है दो लोगों के बीच में क्या, अग्रीमेंट। ठीक, तो ये अग्रीमेंट के दो खास बातें हैं, फीचर्स हैं। आगे हम बात करते हैं, मैंने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, पहला अग्रीमेंट जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन होता है, यानी कानूनी आप पे ऑब्लिगेशन है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो आपको वो चीज कानूनी तौर पे फॉलो करनी है। ठीक है, अगर नहीं वो फॉलो की जा सकती है तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है अन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, मस्ट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कानूनी तौर पे वो फोर्सिबल है। इफ द अग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है और उसको लीगली आप कानूनी तौर पे इंपोज नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि लीगल ऑब्लिगेशन हो। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है कि अग्रीमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो याद रखिए अग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, ये जो अग्रीमेंट है ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इसका सबसेट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अग्रीमेंट तो काफी कुछ हो सकता है। अग्रीमेंट क्या है, एक प्रॉमिस है, दो लोगों के बीच में कोई भी प्रॉमिस हो सकता है कि हम अगले संडे कहीं घूमने जाएंगे या अगले संडे हम आपके यहाँ डिनर पे आएंगे, या ऐसा कोई भी प्रॉमिस हो सकता है दो लोगों के बीच में। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट केवल वही होगा जो लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज अ सबसेट ऑफ अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसेट है अग्रीमेंट का। वही मैंने लिखा है अग्रीमेंट इज वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा टर्म है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि क्या हो, लीगल, एक सेकेंड, लीगल क्या हो, ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे हम अगले संडे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो ये हम अग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, प्रॉमिस तो टूट भी सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो गया है तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। ठीक है, तो दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन। अब एक बात है, जो बिजनेस है जो ट्रेड है, देखिए पर्सनल लेवल पे तो हम प्रॉमिस करते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ या किसी के साथ प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चे के साथ मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगले संडे हम कहीं घूमने जाएंगे, मूवी जाएंगे, तो वो प्रॉमिस है। लेकिन अगर इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो वो क्या बन गया, वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक बात है, पर्सनल लेवल पे तो वो ठीक है, लेकिन बिजनेस में या जो ट्रेड अग्रीमेंट है तो वहां पे ये प्रिज्यूम ही किया जाता है कि वहां पे तो लीगल रिलेशन होना ही है। दो पार्टीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो इनके बीच में प्रॉमिस
टूटेगा, या वो ऐसी एग्रीमेंट नहीं करती हैं। दो पार्टीज अगर बिजनेस कर रही हैं तो वो ऐसी एग्रीमेंट नहीं करती हैं, उसमें कानूनी रिलेशन इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन होता ही है उसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए अब मैं आपको बताने वाली हूं 10 एलिमेंट्स जो होने ही चाहिए। अगर वो है तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जरा वो 10 एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी अग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानूनी तौर पे इन्फोर्स तभी कर सकते हैं जब उसमें ये 10 एसेंशियल एलिमेंट जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं वो अगर हैं, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या किसी अग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ के तहत, तभी कर सकते हैं। और ये कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10, सेक्शन 29, सेक्शन 56 में ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 में ये सारी बातें बताई गई हैं, ये जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं। इन 10 पॉइंट्स को ये एक बार रीड कर लीजिएगा। ये 10 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ऐसे करके नंबरिंग कही हुई है। तो दीज 10 पॉइंट्स आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो इसके लिए ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो होने ही चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये पहले मैं आपको ये 10 पॉइंट जरा एक बार रीड कर देती हूँ। सबसे पहला क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसीडरेशन। अगला है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू पार्टी। अगला है फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स है, अगर ये 10 पॉइंट प्रेजेंट है तभी किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब एक बात और है कि ये जो 10 पॉइंट्स है ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अब मैं अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी काफी लेंदी टॉपिक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे हम ये 10 पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर किया करिए। एंड नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।